हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलसी ऑसिलेशन क्या होते हैं, चार्ज की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एनर्जी का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में देखा चार्ज का ऑसिलेशन जब होता है तो उस केस में उसके एम्पलीट्यूड छोटे होते चले जाते हैं। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा था, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, इन सबके बारे में डिटेल बात की थी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा बोर्ड के कुछ टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे एडी करंट क्या होती है, एसी जनरेटर या फिर डायनेमो क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है। डीसी मोटर में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा होगा बैक ईएमएफ क्या होता है और एफिशिएंसी ऑफ मोटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का डिस्कशन होगा कि एडी करंट क्या होती है। तो एडी करंट क्या होती है, इससे पहले हम अगर डिस्कस करें, जब हम लोगों ने ईएमआई स्टार्ट किया था तो वहां पर देखा था फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कि जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स या किसी कंडक्टर से लिंक होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ बनता है और उसमें करंट फ्लो करती है। उसी के साथ डील करता है ये एडी करंट का कॉन्सेप्ट। फोकार्ट नाम था एक साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा व्हेन अ सीट और ब्लॉक, सीट भी हो सकती है, कोई ब्लॉक भी हो सकता है। व्हेन ए सीट और ब्लॉक ऑफ ए मेटल, किसी मेटल की बात कर रहे हैं, प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ वेरी करने वाले मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है, द करंट इज इंड्यूस्ड, करंट उसके अंदर इंड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उसका चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ बनेगा, करंट को ड्राइव करेगा ईएमएफ। फिर अगला है the current induced in the metal seat or block swirl about within the seat, वो उसी के अंदर घूमती रहती है, just like a whirlpool जैसा होता है, या इसको हम कहते हैं एडी ऑफ वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, चक्करदार करंट बनती है ना, स्ट्रीम करंट बनती है, उसी तरह से ये भी बनती है। such currents are called eddy currents, इन करंट को एडी करंट कहते हैं। As this theory was discovered by physicist Foucault, so these currents are also called Foucault current। ठीक है, इनका मतलब यह है कि अगर कोई भी मेटल पीस है उसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है या मोशन में लाया जाता है तो उस केस में उसका फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलता है तो उसके वॉल्यूम के अंदर एडी करंट्स जनरेट होती हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसको देखो बनाते हैं, इधर यहां पर हमारे पास एक ये N लगा हुआ है और इधर कहीं पर S लगा हुआ है, ये इधर S लगा हुआ है, सपोज इधर S लगा हुआ है, और यहां पर इसके बीच में एक ब्लॉक रखा गया है, ऐसा मेटल पीस है ये मेटल पीस इसके अंदर प्लेस किया गया। तो अगर मेटल पीस इसके अंदर प्लेस किया जाएगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकलती हैं ना, एन से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एस पर एंटर करती हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी। ऐसा होगा? ऑफ कोर्स होगा, ऐसा होता है। एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, एन में एंटर करती हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, सपोज बढ़ रहा है, बी जो है वो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, बी बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो अगर बढ़ रहा होगा तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके वॉल्यूम में करंट बनती है। वो करंट किस तरह की बनती है, वो करंट इस तरह से बनेगी। ये करंट अगर इस तरह से बनेगी तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी। इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है, देखो डायरेक्शन ऑफ एडी करंट जो दी जाती है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग दी जाती है। लेंज लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है या जो इंड्यूस्ड करंट बनती है वो अपने ही कॉज को अपोज करती है, जिसकी वजह से वो खुद बनती है। तो इस तरह से अगर किसी मेटल पीस को किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में लेकर के आया जाता है तो इसके वॉल्यूम में क्या होता है, व्हिर्लपूल के जैसा या एडी ऑफ वाटर के जैसे इसके अंदर कुछ करंट बनती है जिनको एडी करंट कहा जाता है। फोकार्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी, इसीलिए इनको फोकाल्ट करंट भी कहा जाता है। तो बोर्ड में अगर 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है तो इसका यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिगर बनाना चाहे फिगर बना सकते हैं। अगर इजी फिगर बनाना चाहे तो वो भी देखो, यहां पर मान लेते हैं कि फील्ड अंदर की साइड है, फील्ड अंदर की साइड है, ये फील्ड अंदर की साइड बना हुआ है,
अगर उस तरह का फिगर नहीं बनता है तब की बात कर रहे हैं। यहां पर ये कोई एक मेटल ब्लॉक है, ये कोई मेटल ब्लॉक है, ठीक है। अब इस मेटल ब्लॉक को इसके अंदर ले जाया जा रहा है, इधर वेलोसिटी इसको दी जा रही है, तो इसके अंदर जो करंट बनने वाली है, इसमें जो करंट बनेगी वो कैसी करंट बनेगी, वो इसका अपोज करना चाहती है, तो वो फील्ड अंदर है, तो ये फील्ड बाहर बनेगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा। अब इसमें करंट की डायरेक्शन किधर किधर लिखी जाएगी, तो इसमें इधर से करंट जाएगी और इसमें इधर से करंट आएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फील्ड बाहर आएगा और इसका जो फील्ड है वो अंदर की साइड है। तो इस तरह से इसके अंदर एडी करंट्स बनेंगी, इस तरह से एडी करंट्स बनेंगी, इसके अंदर कुछ इस तरह से बन जाएंगे एडी करंट्स। ये अब इसका वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते जाते हैं, इन दैट केस एडी करंट जो होगी, एडी करंट की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था जब मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ रहे थे, वहां पर भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमें कोई बड़ा पीस यूज करना पड़े किसी कंडक्टर का, तो उस केस में क्या करते हैं, उसे लैमिनेटेड बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि अगर हम कोर बनाना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट आयरन चाहिए होता है। डिसाइड किया था ना कि परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, कोर्सिविटी ज्यादा होती है उसकी, और अगर बात करें रिटेंटिविटी वो किसकी ज्यादा होती, सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है। तो सॉफ्ट आयरन की अगर बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये पूरा ब्लॉक सीट का लेना है, इतना मोटा सा ब्लॉक लेना, तो अगर इतना मोटा लेंगे तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसमें जो एडी करंट्स होंगी वो ज्यादा बनेंगी। एडी करंट्स को अगर हमें कम करवाना होता है तो उस केस में क्या करते हैं, मेटल पीस को लैमिनेटेड बनाया जाता है टू reduce eddy current मेटल पीस को हम लैमिनेटेड बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाया जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेटेड क्यों होती, तो बताना है एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लैमिनेटेड बनाई जाती है, ठीक है। लैमिनेटेड कैसे बनाई जाती है, तो कुछ इस तरह का पूरा शेप होता है उसका। इसमें क्या है, या तो एक पूरा का पूरा गुड का इस्तेमाल कर लें, पूरा का पूरा पीस मेटल का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके रखें। कुछ एक पत्ती ये हो गई, एक स्ट्रिप ये, अगली स्ट्रिप ये, तीसरी स्ट्रिप, फिर उसके बाद अगली स्ट्रिप, फिर इस अगली स्ट्रिप, अलग अलग स्ट्रिप्स बनेंगी। तो अगर अलग अलग स्ट्रिप होंगी, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट रखी भी नहीं जाती हैं। जैसे ये एक स्ट्रिप हो गई, इसमें दोनों तरफ देखो इंसुलेशन लगा दिया जाता है, वार्निश, ठीक है। तो अगर इंसुलेशन लगा दिया जाए, इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी जाए स्ट्रिप, उसमें भी इंसुलेशन लगा, तो जब इनको रखा जाएगा तो इस केस में क्या होगा, इनके अलग अलग पार्ट्स में जो एडी करंट बनेंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम भी कर सकती है, मतलब कैंसिल भी कर सकती, कंपनसेट कर सकती हैं, और साथ में इनका वॉल्यूम भी नहीं ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज्यादा ना हो इसके लिए लैमिनेटेड बनाते हैं, और जो पर यहां पर स्ट्रिप के अंदर बनने वाला जो ईएमएफ होगा या जो करंट बनेगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो लैमिनेटेड बनाई जाती है। ये होता है कॉन्सेप्ट एडी करंट का। कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो लैमिनेटेड बना करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हैं। यहां पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एडी करंट, एडी करंट, एडी करंट है, ठीक है। यहां पर इसमें कुछ ऐसा पीस लिया गया था, ये कुछ इस तरह का कोई पीस लिया गया ऐसा, ठीक है। इसमें पतले पतले इसे लैमिनेटेड कर दिया गया है, पतले पतले लैमिनाक से बना दिया गया, या ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना देते हैं। ये ऐसे पतले पतले लैमिनेटेड कर दिया गया। तो अगर पतले पतले इसे लैमिनेटेड बना दिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इसमें अगर ये ऐसा ठीक से बना नहीं, ऐसा, इस वाले में क्या होगा, ये ऐसा, इस वाले में क्या होगा, कुछ इस तरह का। ये डायरेक्शन बना रहे हैं अभी, ये ऐसा,
ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो एडी करंट फ्लो करेगी वो किसकी वजह से फ्लो करेगी? तो मान लेते हैं इसमें एडी करंट इधर है, इधर की तरफ, तो इसके अंदर एडी करंट इधर की तरफ फ्लो करती है, ये इसको कंपनसेट कर लेती है। ठीक इसी तरह से यहां पर क्या होता है, अगर इसमें इधर करंट है और इसमें इधर की तरफ करंट हो जाए तो इसमें करंट इधर जाती है, इसमें करंट इधर जाती है। यहां पर एक मिनट, इसमें दोनों एक ही साइड में बन गए हैं। यहां पर इधर से तरफ गई, इधर करंट जा रही, इसमें इधर जा रही है, तो इसमें करंट की इधर की तरफ जाएगी, इसमें इधर जाएगी, फिर इसी तरह से ये दोनों इसको कंपनसेट कर लेते हैं। लैमिनेटेड बनाने का एक यही फायदा होता है कि जब कभी भी हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि उसकी कोर जो होती है वो लैमिनेटेड क्यों बनाई जाती है, तो उसका रीजन यही होता है कि अगल बगल वाली जो भी स्ट्रिप हैं, उसके एक आसपास वाली एडजेसेंट स्ट्रिप की बात अगर करें तो वो स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा, एडी करंट का लॉस कम हो जाता है। इसी वजह से कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ट्रांसफार्मर कोर, वो कैसी होती है, लैमिनेटेड होती है, लैमिनेटेड होती है। अगला पॉइंट यहां पर पूछा जाता है कि यहां जो एडी करंट होगी, एडी करंट होगी, इसकी वजह से एनर्जी का जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस, वो किस फॉर्म में होता है? तो एनर्जी लॉस ये होता है हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेंगी ये हीट करने लगेगा, हीट करने लगेगा तो हीट डेसिपेट करेगा, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपेट होती है ड्यू टू एडी करंट। इसीलिए एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए लैमिनेटेड बनाया जाता है। जो भी पीस बनाते हैं हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहां पर फील्ड वेरिएबल होता है। तो कुछ इस तरह से एडी करंट को डिफाइन किया जाता है। कम कैसे किया जाता है, बाकी यूज कहां कहां किया जाता है, तो अगर कोई मेटल पीस है उसको पिघलाना है, मेल्ट करवाना है, बहुत जल्दी मेल्ट करवाना है, तो एडी करंट की सहायता से मेल्ट करवा सकते हैं। बाकी और भी कई सारे यूजेस होते हैं, वो दिए गए हैं, बुक में पढ़ सकते हो। बाकी एडी करंट क्या होती है, कैसे समझना है, कैसे फिगर बनाया जाता है, लैमिनेटेड क्यों रखा जाता है, अलग अलग केस डिस्कस कर ली। अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एसी जनरेटर क्या होता है। तो जैसे हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, जनरेटर क्या होता है, जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसका मतलब इसे मैकेनिकल पावर दी जाती होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी इसको सप्लाई की जाती है। मतलब एक कोई कॉइल होती, कॉइल को रोटेट करवाया जाता है। जब वो रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर एक ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट फ्लो करेगी अगर सर्किट क्लोज होता है, और अगर कोई लोड लगा होगा तो लोड के अक्रॉस हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो एसी जनरेटर या डायनेमो क्या होता है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम कहते हैं एसी जनरेटर। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखो, तो इसका प्रिंसिपल अगर डिस्कस करें तो प्रिंसिपल अक्ष रोटेट क्यों करेगी, तो यहां पर देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, जैसे इस साइड एन लगा हो, इस साइड एस लगा हो, और बीच में कोई कॉइल है और वो रोटेट कर रही हो इस तरह से, तो अगर ये रोटेट करेगी तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। उसी के ऊपर ये बेस्ड है। यहां पर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, the coil may be rotated by water energy। इसको वाटर एनर्जी से रोटेट करवाया जा सकता है टरबाइन से, स्टीम एनर्जी या फिर ऑयल एनर्जी। ऑयल मतलब पेट्रोलियम होता है ना, उससे रोटेट करवाया जा सकता है, स्टीम से भी रोटेट करवाया जा सकता है, वाटर एनर्जी से रोटेट कराया जा सकता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट जहां बने होते हैं उन केस की बात कर रहे हैं, स्टीम जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ऑयल जो पेट्रोलियम से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, उन सब की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, बनाया कैसे जाता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मेन पार्ट्स होता है इसके अंदर आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है, एक कॉइल होती है, उस कॉइल के ऊपर कॉपर वायर माउंट्स कर दिए जाते हैं। कॉपर वायर क्यों माउंट किए जाते हैं तो पता होगा, नंबर ऑफ टन्स, फाई पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू लिखा जाता था NBA कॉस थीटा, यही तो लिखते थे अगर n नंबर ऑफ टन्स होते थे। एक अगर टन होगा तो BA कॉस थीटा बन जाएगा। अगर n नंबर ऑफ टन्स होंगे तो जो फ्लक्स की वैल्यू होती है n टाइम्स बढ़ जाएगी, और अगर फ्लक्स की वैल्यू n टाइम्स बढ़ेगी तो उस केस में जो EMF इंड्यूस होगा वो भी तो बढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड EMF जो इंड्यूस होगा उसका बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टन्स बढ़ाए जाते हैं, तो कॉपर वायर वाउंड किए जाते हैं। तो क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स
वाउंड ओवर आयरन कोर। यहां पर देखो आयरन कोर का क्या मतलब है, आयरन कोर क्यों ली जाती है? तो मैग्नेटिक मटेरियल की अगर क्लास देखी है तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक मटेरियल में कि आयरन कोर क्यों ली जाती है, कि आयरन कोर जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बी जो होता है, बी वो किस पर डिपेंड करता है, म्यू पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि जो म्यू लिखा जाता है म्यू नॉट म्यू आर लिखा जाता है, लिखते हैं ना। तो बेसिकली जो बी डिपेंड करेगा वो म्यू आर पर डिपेंड करेगा। और हम लोगों को पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो म्यू आर होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। और अगर ये बहुत बहुत ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो बी बनेगा वो भी बहुत ज्यादा बनेगा, बी ज्यादा बनेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा मैग्नेट का ही इस्तेमाल किया जाए, परमानेंट मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तो पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता। अगर कम लोड ड्राइव करना है तो उसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट लगा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट का यूज कर सकते हैं स्मॉल जनरेटर्स के लिए। लेकिन अगर हमें बड़े जनरेटर्स बनाने होते हैं तो इन दैट केस हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करना पड़ता है विद सिलेंड्रिकल पोल, सिलेंड्रिकल पोल लगाने पड़ते हैं। सिलेंड्रिकल पोल का मतलब ये नहीं होगा कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर मतलब एक पीस लगा दिया क्यूबिकल, या फिर वो क्यूबॉइड हो सकता है, दोनों तरफ लगा दिया और उसमें कोयल को रोटेट करवा रहे, नहीं, वो सिलेंड्रिकल होना चाहिए, कटा हुआ होना चाहिए। और अगर वो कटा हुआ होगा तो कैसे रोटेट करेगा, मतलब कुछ इस तरह का, ऐसा, इस तरह से रख देते हैं उधर, इस तरह से रख देते इधर, ऐसा नहीं, इस तरह का कुछ होना चाहिए, ऐसा, ये ऐसा होना चाहिए। अगर इस तरह का होगा, इस तरह का रोटेट करेगा तो इस तरह से रोटेट करने में एक फायदा है, जो फील्ड बनेगा वो रेडियल बनेगा, और फील्ड रेडियल बनेगा तो कॉइल का प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहने वाला है इस फील्ड से। और अगर ऐसा होगा तो उस केस में फ्लक्स जो लिंक होगा वो मैक्सिमम बनता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिस्कस कर रहे थे। अगला पॉइंट देखो क्या है, मैग्नेट हो गया। मैग्नेट में या तो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे अगर कम लोड ड्राइव करना है जनरेटर से, हैवी लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इन दैट केस हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, टू एंड्स जो होते हैं, आर्मेचर कॉइल जो होती है यहां पर, इसके दो अलग अलग एंड होते हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है ब्रास रिंग के साथ। ये R1 और R2 होती हैं, ये रोटेट करती हैं अलोंग द आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल के साथ ये रोटेट करती हैं। इनको टच करते हुए ब्रशेस रखे जाते हैं। ब्रशेस क्या होते हैं, टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। इसमें प्रेस करके रखे जाते हैं, मतलब ये इसके टच कर रहे होते हैं लेकिन उससे परमानेंटली बंधे नहीं होते हैं। These brushes are connected to the load through which the output is obtained। बनाते हैं इधर तो समझ में आएगा ज्यादा। इधर देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहला डिस्कशन है, यहां पर देखो जो ये मैग्नेट्स बनाए गए वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल है कि नहीं, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्यों बनाया जाता है, फील्ड रेडियल बनता है, फील्ड रेडियल बनता है तो कॉइल का प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है फील्ड के, इन दैट केस जो फ्लक्स लिंक होता है वो मैक्सिमम होता है। बढ़िया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यहां पर देखो ब्रशेस लगाए गए हैं, ये स्लिप रिंग्स लगाई गई हैं, इसके साथ कुछ ब्रशेस छोटे छोटे लगाए गए हैं। देखो यहां पर ये छोटे छोटे ब्रशेस लगाए गए हैं, दिख नहीं रहे होंगे कुछ इस तरह से। ये B1 है सपोज, ये हमारे पास B2 है, कार्बन के ब्रशेस हैं। अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड करंट फ्लो करती है इसके अंदर, कैसे फ्लो करती है वो डिस्कशन है हमारा। तो अगर इसको रोटेट करवाया जाता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ओमेगा से अगर रोटेट करवाएंगे तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बताओ। किसी टाइम t पर, एट एनी टाइम t पर जो इसका कॉइल है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इन दैट केस जो फ्लक्स होगा वो कितना लिखा जा सकता है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा, एंड फ्लक्स में टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं तो एन बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा रहने दो, थीटा। और अगर रोटेट कर रही होगी तो उस केस में थीटा को हम रिप्लेस करते थे ओमेगा इंटू टी के साथ, रख दो यहां। तो जो फ्लक्स बनेगा वो कितना निकल के आ जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ईएमएफ चाहिए ना आउटपुट में, ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी, और यहां पर ओमेगा भी तो आएगा, ओमेगा आएगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा। अगर हम इधर इसे लिखना चाहें तो माइनस ई लिखा गया है तो ई इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा एन बी ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी लिखा जाता है। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है। अगेन यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है वो आई की मैक्सिमम मतलब ई की मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिख देते हैं ई, या ऐसे लिख देते हैं एन बी ए ओमेगा। ये क्या है, ई मैक्सिमम लिख देते हैं, और ई मैक्सिमम को क्या लिखा जाता है, ई नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू निकल के आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है जो ईएमएफ बनेगा वो साइनोसॉइडल होगा, साइनोसॉइडल होगा, कुछ इस तरह का बनने वाला है। ठीक है, बढ़िया है, ये हमारे पास निकल के आई। अब ये करंट कैसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है या फिर डायरेक्ट करंट है? तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन का ग्राफ तो खींचना जानते ही हैं, कैसे किया जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। यहां पर E हो जाएगा, यहां पर T हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। देखो कभी पॉजिटिव है तो कभी निगेटिव है, कभी बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है। ये 0 है, यहां पर T/2 है, और ये क्या है, T है। यहां पर T/4, यहां 3T/4 लिखना चाहो तो लिख लो। यहां पर T/4 होगा, यहां पर जो बनेगा वो 3T/4 होगा, बनेगा ऐसा। इस केस में देखो ये लगातार बढ़ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव लगातार हो रहा है, तो यहां पर जो सप्लाई मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अल्टरनेटिंग सप्लाई मिलेगी। अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई हमें मिलने वाली है। ईएमएफ जो होगा अल्टरनेटिंग होगा, लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रहा होगा। अगर मान लेते हैं यहां पर जो लोड लगाया गया है, जो लैंप लगा है ना, लैंप जो लगा है, इसका रेजिस्टेंस अगर R एज्यूम कर लिया जाए तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी। बाकी कॉइल के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो यहां पर करंट तो करंट की वैल्यू लिखी जाएगी E डिवाइडेड बाई में R। E कितना है, तो वो लिखा जाएगा N बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में से लिख सकते हैं R। तो अगेन करंट क्या निकल के आएगी, तो करंट जो बन जाएगी, इसको मान लेते हैं आई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो, आई नॉट की वैल्यू कितनी है, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई में R। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेम ग्राफ निकल के आएगा, बस इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा हो जाएगा इससे। तो अगर इसी में ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर लो जी, ऐसा इसी में ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास E इज इक्वल टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये जो अभी बनाया है ये क्या है, I इज इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट मिलेगा। तो काम कैसे करता है, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप बोर्ड के लिए लिखना चाहते हैं तो यहां पर हर एक चीज के बारे में डिटेल लिखा गया, इसको यहां से नोट कर सकते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, ये करता क्या है, और इसकी डिफिनेशन कैसे लिखी जाती है। यहां पर वर्किंग में क्या डालकर लिखेंगे कि किसी टाइम टी पर अगर इस कॉइल का प्लेन थीटा एंगल बनाता मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इन दैट केस कॉइल से फ्लक्स जो लिंक होगा इतना लिंक होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ये आएगी और करंट की वैल्यू इतनी लिखी जाएगी। दोनों के दोनों कैसे, अल्टरनेटिंग है, इसीलिए इसे कहा जाता है एसी जनरेटर या फिर डायनामो। अगला पॉइंट, डीसी जनरेटर क्या होता है, तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस एक चीज का डिफरेंस होता है। वहां पर जो हम लोगों ने स्लिप रिंग्स लगाई हैं, स्लिप रिंग्स, यहां पर देखो ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये लगातार अपनी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। जब इसके अंदर करंट कम या ज्यादा होगी तो वो एसी करंट होगी, लेकिन इस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें क्या लगाया जाता है, तो यहां पर देखो लगा है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर की जगह पर हम स्प्लिट रिंग का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, इनका काम यह होता है कि जो सप्लाई हमें पॉजिटिव निगेटिव में मिल रही है ना, वो केवल एक डायरेक्शन में मिले, या तो पॉजिटिव में या तो निगेटिव में मिले। कैसे, देखो इसको ऐसे समझते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये कोई कॉइल है, यहां पर ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इनके अंदर ये रोटेट कर रही है। यहां पर देखो स्प्लिट रिंग लगी हुई है, एक रिंग उधर है, एक रिंग इधर की तरफ, दोनों की तरफ कार्बन के ब्रशेस लगे हुए हैं। यहां पर जो सप्लाई मिल रही पॉजिटिव निगेटिव, एक साइड हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, एक साइड हमेशा निगेटिव मिल रही है। रेड वाला हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। कैसे, सुनो, अगर ये इसके अंदर रोटेट करेगा तो इसमें जो करंट बनने वाली वो किधर की तरफ करंट बनेगी वो बताना है। तो इधर से देखो ये पॉजिटिव कब बनेगा, निगेटिव कब बनेगा, इसमें करंट की डायरेक्शन हमें बतानी है। करंट की डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते थे, राइट हैंड का यूज करते थे ना,
FBI, या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मोशन की डायरेक्शन होती थी, ये बी की डायरेक्शन होती थी, तब मिडिल फिंगर क्या डिनोट करती थी, इंड्यूस्ड करंट। तो अगर हम इस पर देखें, ये इस सेंस में रोटेट कर रहा तो ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो कुछ इस तरह का होगा, इसके साथ देखो ऐसा इस तरह का होगा, और अगर अंदर की तरफ जा रहा होगा तो कुछ इस तरह का होगा। फिर से यहां पर जो एस है, एस कहां है, मतलब जो फील्ड है वो राइट साइड में, ठीक है, ये आने की टेंडेंसी कहां रख रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट जो जाएगी वो इधर से इधर की तरफ जा रही होगी, करंट इधर से इधर की तरफ करंट जाएगी। तो करंट अगर इधर से इधर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव एंड से ही तो करंट इधर की तरफ एंटर करेगी, निगेटिव से बाहर आएगी। अभी हमेशा ऐसा क्यों रहेगा, तो यहां से देखो, ये जो रेड वाली कलर की इसकी एक लाइन है, मतलब आर्मेचर के दो अलग अलग एंड है ना, तो एक एंड जो इधर कनेक्ट है ना, आधे टाइम पीरियड के बाद जब ऐसे करंट की वैल्यू यहां पर चेंज होने वाली होगी, निगेटिव होगी, वो एंड तुरंत इस वाले स्प्लिट रिंग के ऊपर चला आएगा। तो निगेटिव करंट की सप्लाई इधर देगा, उसके बाद फिर इधर पहुंचेगा, उसके बाद फिर इधर आएगा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर इधर आएगा, लगातार ऐसा होता रहेगा। और लगातार ऐसा होगा तो उस केस में हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट में हम लोगों ने भी देखा E इज इक्वल टू लिखा जाता है E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी लिखते हैं ना, यहां पर हमें इस तरह का आउटपुट मिलने लगता है। और करंट की बात करें तो करंट में हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा I नॉट, और यहां पर मिलेगा साइन ओमेगा टी, ये हमें मिल जाएगा मॉड में। मतलब अब पॉजिटिव में ही मिलता रहेगा, नेगेटिव में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, पॉजिटिव में लगातार चलता रहेगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जीरो से पॉजिटिव में बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव में बढ़ेगा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। यहां कांस्टेंट डीसी नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी, तो वेरिएबल डीसी है, ये वेरिएबल डीसी सप्लाई हमें मिल रही है, ठीक है। तो वेरिएबल डीसी सप्लाई मिलती है डीसी जनरेटर के साथ। सिर्फ अंतर इतना होता है कि वहां पर हम स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं, जो हमेशा करंट की डायरेक्शन को अल्टरनेट ऑर्डर में बदलती रहती हैं। यहां पर बदलने हम देते नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे आधा साइकिल कंप्लीट होता है, स्प्लिट रिंग जो होती है एक, वो दूसरी वाले स्प्लिट रिंग के पास में पॉजिटिव कर देती है, उधर नेगेटिव कर लेती है। मतलब एक स्प्लिट रिंग हमेशा पॉजिटिव रहती, एक हमेशा नेगेटिव रहती है। तो जो सप्लाई मिलती है वो हमें एक ही डायरेक्शन में मिलती है, यहां पर करंट अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती है। और डीसी करंट में हम लोगों ने देखा था, डीसी करंट ऐसी करंट होती है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट डीसी, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है तो वेरिएबल डीसी लिखा जाता है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ठीक है। तो ये होता है डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो यहां पर जैसे ये काम करता है बिल्कुल सेम वैसे काम करता है। इन रिंग्स की जगह पर स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है, कटी हुई रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है डीसी मोटर। डीसी मोटर कैसे काम करता है, तो डीसी मोटर का मतलब हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। जैसे पानी निकालना है, ठीक है, सबमर्सिबल लगे होते हैं ना, पानी निकालते हैं, मोटर लगा होता है, तो मोटर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमें देते हैं, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। लाइट से चलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। बढ़िया। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो इसका प्रिंसिपल वही है जो वहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का था, कि कोई कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, प्लेस की जाएगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, घूम जाएगी, वही है ये। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एक टॉर्क लगता है, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, और रोटेट करना स्टार्ट होती तो मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड कराने लगता है। आओ देखें यहां पर क्या क्या होता है। मैग्नेट यहां भी होते हैं दोनों, यहां पर मेन पार्ट्स लिखे गए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हो गए, आर्मेचर होता है, स्प्लिट रिंग्स होती, ब्रशेस होते हैं। आखिर स्प्लिट रिंग्स क्यों होती हैं, क्योंकि एक साइकिल जब ये घूमने लगेगा, एक साइकिल जब ये कंप्लीट घूमने लगेगा तो उस टाइम जब घूमेगा तो क्या होगा, ये वाली जो एंड है इस वाले एंड के पास चली जाएगी, ये वाली एंड इस एंड के पास चली जाएगी। समझते हैं इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा। मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में किसी समय पर जा रही है, देखो, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जाएगी तो डीएल क्रॉस बी, डीएल क्या है, डीएल हमारे पास इधर की तरफ है, क्रॉस बी इधर की तरफ है, अंदर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ, इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इधर की तरफ पहुंचेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन बदलने वाली होगी ना,
क्योंकि यहां पर ये देखो, इसीलिए स्प्लिट रिंग लगाए गए कि करंट की डायरेक्शन बदलनी है अगर हमें, तो उस केस में क्या होगा, इधर करंट जा रही तो जब इधर आए तो इसमें करंट इधर की तरफ जाने लगे, ताकि ये अपना रोटेशन लगातार कंप्लीट करता रहे और लगातार ही घूमता रहे। इसीलिए कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर और मोटर। डीसी जनरेटर का केस हो या डीसी मोटर का केस हो, दोनों केस में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस सिर्फ इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए कंसर्न है, हमारा मेन कंसर्न। ठीक है, तो यहां पर हमें बैटरी लगानी पड़ती, सप्लाई देनी पड़ती है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं, ब्रशेस कैरी करंट टू कम्यूटेटर, यहां पर जो ब्रशेस होते हैं वो कैरी करवाते हैं करंट कम्यूटेटर, कम्यूटेटर करंट भेजता है कॉइल के अंदर, कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वो कैसे रोटेट करती है उसका डिस्कशन वहां पर भी किया है, यहां पर भी सेम वही है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है अलग अलग साइड के ऊपर, और यहां पर कपल ऑफ फोर्स बनते हैं जिसकी वजह से रोटेट करता है। ठीक, एक पॉइंट और यहां पर याद रखना है। अब ये बताओ, जब ये रोटेट करना शुरू करेगा, आईबीएल साइन थीटा इसके ऊपर फोर्स लगेगा हर एक साइड के ऊपर। आईबीएल साइन थीटा अगर हर एक साइड पर फोर्स लगेगा तो साइड मेनली दो ही पर लगता है, वो तो हम लोगों ने देखा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर डिटेल पढ़ा है तो वहां देखा होगा, एक ही साइड के ऊपर ज्यादातर फोर्स लगता है। तो एक साइड पर अगर, मतलब दो साइड पर, इधर और इधर, इन पर तो कोई फोर्स लगता नहीं, तो अगर इन दोनों पर फोर्स लगेगा और ये रोटेट करेंगे तो ये कॉइल है, किससे बनी है, कंडक्टर से बनी है, और कंडक्टर से बनी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो क्या होगा, ईएमआई पढ़ रहे हैं ना हम, तो अगर फ्लक्स बदला तो ईएमएफ तो बनेगा। तो यहां इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ बनता है, सपोज हमारे पास ये जो बैटरी लगी है ना, इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास एप्सिलॉन दिया गया है, और इसमें जो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, वो क्या लिख देते हैं, स्मॉल ई लिखा जाता है। इसी स्मॉल ई वाले को कहा जाता है, इधर आओ, इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब, एक तो ईएमएफ लगाई हम लोगों ने बैटरी से, और जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल रोटेट करेगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, वो ईएमएफ बैटरी की करंट का ही अपोज करेगा। तो अगर नेट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, अगर हम यहां से लिखते हैं नेट ईएमएफ, तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन माइनस ई। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो हमने प्रोवाइड कराया है, और ई क्या है, बैक ईएमएफ है। तो यहां पर इसको ऐसा लिखना चाहो तो लिख दो अभी के लिए, वेयर ई इज बैक ईएमएफ, वेयर ई इज बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ मतलब जितना ईएमएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं उतना जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक और पॉइंट, यहां पर जो कुछ भी हो रहा होगा, जो कुछ भी हो रहा मतलब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, करंट फ्लो करेगी, बैक ईएमएफ बनेगा, तो कुछ ना कुछ नुकसान शुरू होगा ना करंट बढ़ने की वजह से, तो नुकसान शुरू होगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं इनपुट पावर, इनपुट पावर, इनपुट पावर को क्या लिखा जा सकता है, इनपुट पावर को लिख सकते हैं EI। EI क्यों लिखा, क्योंकि ईएमएफ जो बनेगा वो करंट लेगा, कुछ ना कुछ इसमें चली जाएगी पावर, और प्लस मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर इसमें लिखी जा सकती है। ठीक है, यहां पर अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो आई स्क्वायर आर के टर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इनपुट पावर जो होगी वो इस वाले में पावर में चली जाएगी, या लिख देते हैं आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू में आर बन जाएगा प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, बढ़िया है। तो यहां से मैकेनिकल पावर क्या निकल के आएगी, मैकेनिकल पावर, बोलो, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू लिखा जाएगा यहां से आई स्क्वायर में आर बनेगा ना। यहां से देखो जो भी टोटल पावर बनेगी इन दोनों पावर के सम के बराबर होगी, तो मैकेनिकल पावर जो हमें मिलने वाली है वो कितनी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी इनपुट पावर, इनपुट पावर, इनपुट पावर माइनस आई स्क्वायर इंटू में आर बनेगा, ये मैकेनिकल पावर मिलेगी। देखो जितनी मैकेनिकल पावर हमें चाहिए उतनी मिल भी नहीं पा रही है, कुछ एनर्जी के फॉर्म में यहां पर डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी, कुछ एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। अब इस ई की वैल्यू लिखना चाहें तो ई की वैल्यू लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं,
लेकिन बैक ईएमएफ को इस तरह से डिफाइन तो कर दिया, मैकेनिकल पावर को लिखेंगे इनपुट पावर का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आर लिखा जाएगा, करंट लिखी जाएगी। अगर यहां से हम बात करते हैं इफिशियंसी क्या लिखी जाएगी, तो देखो इस इफिशियंसी पहले यहां एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखो करंट जो लिखी है ना, यहां पर जो करंट लिखी है करंट, वो करंट क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय में आर। अगर आर कॉइल का रेजिस्टेंस है तो नेट ईएमएफ क्या होगा, नेट ईएमएफ हो जाएगा ई माइनस स्मॉल ई डिवाइडेड बाय में आर। एक बात यहां से देखो, ये ई तो ठीक है हमने लगाया है, जो स्मॉल ई बनेगा वो क्या बनेगा, कॉइल के रोटेट होने की वजह से बनेगा। तो कॉइल के रोटेट होने की वजह से क्या बनता है, अभी देखो देखा यहां पर ये बनता है रोटेट होने की वजह से, लिख दो यहां पर, ये बन जाएगा एन बी ए, यहां पर क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे आर लिख सकते हैं। इसको हम के लिख सकते हैं ना, या फिर सिंपली ओमेगा लिख सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू रखी जाए तो करंट की वैल्यू हमारे पास से निकल के आ गई, ये वैल्यू करंट की है, करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। अब करंट की आई मैक्सिमम हमें चाहिए और आई मिनिमम कब होगा वो चाहिए हमें, आई मिनिमम, इन दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी। आई मैक्सिमम अगर लिखोगे तो यहां से देखो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी। इसका मतलब है यहां पर ओमेगा की वैल्यू अगर 0 लिख दी जाती है, उस केस में क्या लिखा जाएगा, आई मैक्सिमम लिखा जाएगा ई डिवाइडेड बाय में आर। मतलब जस्ट स्टार्ट होने से तुरंत बाद, स्पीड ज्यादा नहीं है तब। अगर दूसरा मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। तो ई माइनस इस पूरे टर्म को के ओमेगा टाइम्स लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा आर, यहां ओमेगा का क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो जाती तो उस केस में जो करंट बनेगी वो बहुत कम बनेगी, और यहां पर जब ओमेगा 0 होगा तो उस केस में जो करंट बनेगी वो मैक्सिमम निकल के आ रही होगी। तो ये तो करंट हो गई। यहां पर मैकेनिकल पावर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये लिखी गई है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू में आई माइनस आई स्क्वायर में आर लिखा जाएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर लिखा जाएगा, एमपी हो गया। इधर डिस्कस करते हैं इफिशियंसी क्या होती है। तो इफिशियंसी का फार्मूला देखो क्या होता है, बैक ईएमएफ की डेफिनेशन यही लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी को हम जनरली ईटा से डिनोट करते हैं। ये क्या लिखा जाता है, अवेलेबल मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, इसी को कहा जाता है मोटर की इफिशियंसी। मतलब जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की उसकी कितनी एनर्जी हम यूज कर पा रहे हैं मैकेनिकल के फॉर्म में, दैट इज एफिशिएंसी। अब यहां से देखो अवेलेबल मैकेनिकल पावर हम यहां लिख रहे थे ना, देखो इधर ये लिख रहे थे, इसको अगर हम ठीक से लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आई को कॉमन ले सकते हैं, आई को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ई माइनस आई आर लिखा जाएगा, बनेगा। ठीक है, तो अगर ये ई माइनस आई आर लिखेंगे तो यहां पर देखो ईएमएफ क्या लिखा गया है, ये देखो ई माइनस आई आर, इधर भेज दो इसे। तो इधर आओ, इधर बात करते हैं, I इज इक्वल टू लिखा गया है ई माइनस ई डिवाइडेड बाई में आर, इधर भेज दो तो I इंटू आर इज इक्वल टू में ई माइनस ई बन जाएगा, ई की वैल्यू लिखी जाएगी ई माइनस आई आर, यही तो लिखा है अभी। ये वैल्यू देखो यहां पर बनी नहीं है। अगर हम मैकेनिकल पावर की बात करें, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू क्या है मैकेनिकल पावर, तो वो दे रखी है आई ई माइनस आई आर, आई ई माइनस आई आर। अब देखो ई माइनस आई आर किसके बराबर, तो वो ईएमएफ के बराबर, बैक ईएमएफ के बराबर है, तो ई इंटू में आई के बराबर लिख सकते हैं, वेयर ई इज बैक ईएमएफ। ठीक है, और अगर इनपुट पावर की बात करें तो वो पता है, वो तो पता है ही, तो यहां से लिख सकते हैं इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू में अवेलेबल मैकेनिकल पावर इज ई आई डिवाइडेड बाई में, यहां पर टोटल इनपुट पावर क्या लिखी जा सकती है, अपसाइलन इनटू में आई लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, आई से आई अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहां से ई डिवाइडेड बाई में कैपिटल ई बन जाएगा। ई क्या है, ई है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के बारे में यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, तो बैक ईएमएफ की वैल्यू लिखी जाएगी, तो इसको इधर भेजना चाहो भेज दो, ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई इंटू में आर
डिवाइडेड बाई में ई लिखा जा सकता है, बनेगा ऐसा। ईटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये निकल के आ जाएगा ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई में ई बन जाएगा। तो ईटा की एक वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ईटा का दूसरा फार्मूला जो लिखा जाता है इन जनरल वो यहां से लिखा जाता है। अगर यहां से ईटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए फॉर मैक्सिमम ईटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाए तो इसका मतलब है हमें ई आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो एक फंक्शन बना लो ना, x इज इक्वल टू में ई इंटू आई। ई ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? तो वो लिखा गया है ई माइनस कैपिटल ई डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है आर, ऐसा लिखा गया। बढ़िया है। इसको अगर हम सॉल्व करते तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास ई यहां पर बन जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर बन जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, बिल्कुल आया होगा। अब हमें यह बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कब निकल के आएगी? जब ईएमएफ की वैल्यू 0 निकल के आ जाए। फिर से यहां पर ये क्या लिखा गया है? तो ये है मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर, तो मैकेनिकल पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब निकल के आएगी? जब इसका न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाए। क्या निकल के आएगा? देखो ये बनेगा dx डिवाइडेड बाई में डी। ई की वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं ना, ई कैसा होगा? तो dx बाई डी की वैल्यू निकालोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा ई माइनस में यहां बन जाएगा ई, क्या हूं कैपिटल ई बनेगा, सॉरी कैपिटल ई बनेगा, और माइनस में बन जाएगा 2 इंटू में ई, और डिवाइडेड बाई में आर तो रहने वाला है, आर रहेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं? इसको 0 पुट करते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा। तो ये बन जाएगा ई माइनस 2e डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब आर की वैल्यू 0 है नहीं, न्यूमरेटर को 0 होना होगा, तो यहां से ई की जो वैल्यू निकल के आएगी ई बाई 2 निकल के आएगी। मतलब बैक ईएमएफ की वैल्यू अप्लाइड ईएमएफ की आधी अगर निकल के आती है, इन दैट केस जो पावर होगी डिलीवर्ड बाय द मोटर, मैकेनिकल पावर होगी ना, तो वो मैक्सिमम लिखी जाएगी। इफिशियंसी इस समय मैक्सिमम निकल के आने वाली है। तो ये हो गई इफिशियंसी ऑफ मोटर। डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, अलग अलग केस में वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है, मैकेनिकल पावर का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया डीसी मोटर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। स्प्लिट रिंग लगाई जाती क्योंकि हम यहां से डीसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि पोलैरिटी नहीं बदलेगी, पोलैरिटी लगातार बदलती रहे कॉइल की, इसके लिए जरूरी है यहां पर हम स्प्लिट रिंग्स का यूज करेंगे या फिर कम्यूटेटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो स्प्लिट रिंग लगा दो, जो निगेटिव में सप्लाई जा रही थी वो भी पॉजिटिव मिलने लगेगी, क्योंकि इनके जो दोनों एंड्स होंगे आर्मेचर के वो क्या करेंगे, अपनी पोलैरिटी बदल लेंगे, जिससे हमें एक ही डायरेक्शन में लगातार करंट मिलती रहेगी, डीसी करंट मिलती रहेगी। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, कैसे काम करता है, ये उसके मेन पॉइंट्स हो गए। अगर बोर्ड में पूछा जाता तो इस तरह से डिटेल लिखेंगे इसकी पूरी। यहां पर एडी करंट के बारे में बात किया गया। लैमिनेटेड करने से फायदा क्या होता है कि जो अगल बगल वाली प्लेट्स होती हैं या जो स्ट्रिप होती हैं वो एक दूसरे के फ्लक्स को कंपनसेट कर लेती हैं। एडी करंट का जो डेफिनेशन है यहां से लिख देना, बाकी फिगर बनाना तो ये फिगर बनाना चाहो बना सकते हो, अदरवाइज ये फिगर बना सकते हो। वॉल्यूम ज्यादा होता है, एडी करंट ज्यादा बनती, वॉल्यूम कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है लैमिनेटेड बनाई जाती है। ठीक है, तो ये क्लास थी बेसिकली जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। यहां पर ईएमआई की थियरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें एक और टॉपिक बचा है जो जेई 2023 में ऐड हुआ था, एलसीआर सर्किट विद डीसी सोर्स। तो इसके बारे में अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा। देन आफ्टर हम लोग जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।